गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? गुड सर। गुड। चलिए तो आंसर बता दीजिए। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट आर बाई एच क्या आ जाएगी? 16g/25। क्या बेटा? 16g/25। 25। यस। जी एच इक्वल्स टू आर बाई 4। बच्चों वैल्यू आई है 16g/24। एंड सेकेंड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी एट h इक्वल्स टू 2r। बताइए बच्चों ये क्या आया? g/9। g/9। किसी बच्चे के सेम आंसर या इससे डिफरेंट आंसर आए हो तो प्लीज नोटिफाई। वैभवी आपके बेटा सोल्व किया था? तुषारिका आपने किया था? आपने शायद क्लास ही अटेंड नहीं की थी, है ना? यस सर। चलिए ठीक है, कोई नहीं। करें स्टार्ट। सोल्व करो बच्चों। वैष्णवी, वैभवी, सोल्व यस करने की सर। जरूरत है। चलिए मैं बता देता हूं। चलिए तो जब जो हाइट इन्वॉल्व है, हाइट इन्वॉल्व h अगर r के कंपेरेबल हो तो बच्चों g एट हाइट h के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था g इक्वल्स टू r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही लिखा था। when h is comparable to r, g h इक्वल्स टू g r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। चलिए पहला केस, जब हमने h की वैल्यू r बाई 4 ली थी, इस केस में क्या हो जाएगा? जी एच की वैल्यू जी एच विल बी इक्वल्स टू g इंटू आर अपॉन r प्लस h की वैल्यू में पुट कर देता हूं r बाई 4 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी g इंटू r अपॉन 5r बाई 4। r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16g/25। फर्दर सेम प्रोसेस रहेगी और इस बार में h की वैल्यू 2r रख दूंगा, तो इट विल बी r अपॉन r प्लस 2r का होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल्स टू g 1/3 का होल स्क्वायर, जो हमें दे देगा वैल्यू g/9। ठीक है बच्चों। चलिए तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबोव द अर्थ सरफेस के लिए, जब जो हाइट हमने ली वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ ली। मान लीजिए मैं बात करता हूं एक ऐसा क्वेश्चन जहां पे हाइट बहुत छोटी है। फॉर एग्जांपल, इफ h इक्वल्स टू 32 किलोमीटर, h की वैल्यू 32 किलोमीटर है और जो रेडियस ऑफ अर्थ है इट इज 6400 किलोमीटर, देन calculate the value of g, then calculate the value of g। बच्चों क्या अब मैं कह सकता हूं h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है? यस सर। लगभग इट इज 1/200 टाइम्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब मैं क्या लिखता हूँ? शॉर्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। व्हेन h इज लेस देन r, क्या फॉर्मूला होता है? इट इज gh इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। बच्चों ये फॉर्मूले टिप्स पे याद कर लेना। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं। इट विल बी g इंटू 1 माइनस 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है? 32 डिवाइडेड बाई 6400। ओके बच्चों, तो यहां से हमें देखिए क्या मिल जाएगा। इट विल बी 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 6400। इससे ये 100 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट विल बी g इंटू 1 माइनस 1/100 एंड GH will be equals to 99 upon
थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, सॉरी। GH will be equals to 99 अपॉन 100H, या फिर 0.99 H थोड़ी आएगा, ये G आएगा। 0.99 G के बराबर हो जाएगा। यस और नो बच्चों? यस सर। यस। Yes, चलिए, sir. कभी कभी ये सेम क्वेश्चन हमें परसेंटेज की फॉर्म में पूछा जाता है कि मान लीजिए H 32 किलोमीटर है, तो G की वैल्यू कितने परसेंट से चेंज हुई। तो परसेंटेज चेंज हम निकाल लेते हैं बच्चों। परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, देखिए, द परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा G अपॉन G इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले डेल्टा G चेंज इन वैल्यू ऑफ G। देखो बच्चों, कितनी चेंज हुई, इनिशियली वैल्यू G थी और कितनी हो गई है, -0.99 G रह गई। तो चेंज क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा 0.01 G के बराबर। यस और नो? द चेंज इन वैल्यू ऑफ G इज 0.01 G के बराबर हो जाएगा। सो द परसेंटेज चेंज विल बी, परसेंटेज चेंज will be equals to delta G 0.01 G divided by G multiplied by 100। तो इट विल बी G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1%। बच्चों, G की वैल्यू कितने परसेंट से चेंज हो गई, 1% से चेंज हो गई। और ये वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये जो चेंज है ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है बच्चों? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ है। ठीक है, पहले वैल्यू G थी, अब 0.99 G रह गई, तो डिक्रीज हुआ है, 1% से डिक्रीज हो गया। चलिए, सर क्वेश्चन था। हाँ बेटा, क्वेश्चन था क्वेश्चन ये। है बताइए बेटा, सर। बोलिए, नहीं, पूछिए। स्मॉल जी रेशियो कैपिटल जी कितना होता है? स्मॉल जी रेशियो कैपिटल जी। यस चलिए सर। देखिए, अगर हम बात करें G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ मान रहे हैं, स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी at the surface of earth, at earth surface। तो G की वैल्यू क्या मानते थे हम बच्चों, G की वैल्यू G m अपॉन R स्क्वायर लेते थे। यस और नो? यस सर। तो यहां से सिंपली इस कैपिटल G को इसके डिवीजन में लाओगे, तो कैपिटल G, सॉरी, स्मॉल g बाय कैपिटल G विल बी इक्वल्स टू m अपॉन R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको आंसर इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये वैल्यू हो जाएगी। इसके अलावा हम चाहें तो m को डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, देखिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, अगर मान लीजिए G अपॉन कैपिटल G कैन ऑल्सो बी रिटन एज, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मीन मास रो। डेंसिटी। यस, 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 पाई r रो। ये हो जाएगी बच्चों। ठीक है, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए, यहाँ पे अगर बच्चों में बात करूं कि जो स्मॉल जी है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, G इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल G R एंड रो। यस और नो? इसको इस तरीके से लिख सकता है, डायरेक्ट G इज इक्वल्स टू 4/3 पाई रो R। यस और नो? यस सर। चलिए, यहाँ पे अगर मैं देखूं बच्चों, तो आपको दिखेगा कि 4/3 पाई और G तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। तो G द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लेनेट के लिए जो डिपेंड करती है, बेसिकली प्लेनेट की रेडियस और इसकी मीन मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यस और नो बच्चों?
G is directly Yes, sir. proportional to R रो। चलिए एक क्वेश्चन देखिए अब इस पे डिपेंडेंट। If the ratio of masses of two planet is, if the ratio of masses को छोड़ देता हूं, diameter लिख देता हूं, if the ratio of diameter of two planets having equal mean mass density, having equal mean mass density is 2:3. Calculate the ratio of acceleration due to gravity. Calculate the ratio of acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity at their surfaces. सरफेसेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा अगर उनकी मीन मास डेंसिटी इक्वल है, बट जो डायामीटर है प्लैनेट्स का वो क्या है 2:3 में है। बच्चों डायरेक्टली ये ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लो। जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रो होता है। रो भी दोनों के लिए समान है। इफ रो इज इफ रो इज सेम, अगर रो सेम है तो इस केस में सिंपली जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो क्या मैं लिख दूं G1/G2 विल बी इक्वल्स टू R1/R2, यस और नो? लिखा जा सकता है बच्चों? यस सर। यस। चलिए क्या रेडियस का रेशियो और डायमीटर का रेशियो सेम ही होता है बच्चों? यस सर। यस। तो सिंपली इनकी सरफेसेस पे से जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का या ए की वैल्यू होगी या जी की वैल्यू जो होगी उनका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3 के बराबर ही हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं। हमने बात कर ली वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो शुरुआत में हमने जी की वैल्यू की बात की कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से, कि अगर सेंटर ऑफ अर्थ से अगर मैं चलता हूं तो किसी भी बॉडी पे जो जी की वैल्यू होगी वो किस तरीके से वेरी करेगी। तो सबसे पहले हमने देखा कि सेंटर से एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ सरफेस के अंदर ही हो उसके लिए जी की वैल्यू कुछ इस तरीके से वर्क करती है, सरफेस पे वैल्यू कुछ इस तरीके से लगती है। और अगर हम बात करें आउटसाइड द स्फीयर तो वैल्यू इस तरीके से एक्ट करती है G_me/r² के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन केस पढ़े थे हमने जी के लिए। फिर हम बात कर रहे थे जी की वैल्यू का वेरिएशन कहां से, सरफेस से। तो हम सरफेस से अगर कुछ हाइट h ऊपर जाते हैं तो दो केस मिले। जब हाइट बहुत छोटी है तो जी की वैल्यू हो जाएगी GH=G1 - 2h/RE के बराबर। और अगर h कंपेरेबल है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। चलिए क्या जी की वैल्यू चेंज होती है जब हम अर्थ सरफेस से अंदर जाते हैं? अर्थ की सरफेस से अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू चेंज होगी बच्चों, यस और नो? यस सर। चलिए तो अब वो कितना चेंज होगा हम कैलकुलेट करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी एट अ डेप्थ के साथ जी की वैल्यू का चेंज। बच्चों सेंटर से तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि अर्थ के अंदर अगर हम जाते हैं तो सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे जो जी की वैल्यू होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिली। क्या मिली वो वैल्यू? इट इज, कहाँ गई भाई, ये रही G_me/r/e³। चलिए वापस देखते हैं हमारा सिनेरियो क्या है। अगर मैं अर्थ सरफेस से किसी डी डेप्थ पे जाता हूं, ये हमारी प्यारी अर्थ हो गई, ठीक है, अर्थ की, ये अर्थ का सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस आर हो गई।
और अगर बच्चों अर्थ सरफेस से मान लीजिए मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जो अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे है, अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे एक पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे जी की वैल्यू मुझे याद करनी है इन टर्म्स ऑफ डी। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, तो क्या आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर माइनस डी के बराबर हो जाएगी? एक ऐसा पॉइंट जो अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पे है, उस पॉइंट की पोजीशन सेंटर से आर कैपिटल आर माइनस डी के बराबर हो जाएगी। और आर की टर्म में तो हमें जी की वैल्यू ऑलरेडी पता है, जी डी इज इक्वल टू क्या था, जी एम आर अपॉन आर क्यूब था। यस और नो? देख लीजिए, ये रहा। जी एम ई आर अपॉन आर क्यूब के बराबर, तो वही हमने रख दिया। आर की वैल्यू इसमें मैं पुट कर देता हूं बच्चों, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम कैपिटल आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बच्चों अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करें कुछ इस तरीके से, देखिए क्या हो जाएगा, जी डी विल बी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इस आर क्यूब के दो टुकड़े कर लिए, एक तो बन गया जी एम बाई आर क्यूब, आर माइनस डी अपॉन आर। बच्चों जीएम अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है बताइए, जीएम बाय स्मॉल जी, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू आर माइनस, चलिए इसको भी हम सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 - डी बाई आर के बराबर हो जाएगा ये। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, किसके लिए, वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, डी की टर्म में। और डी क्या है बच्चों, डिस्टेंस या डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जी डी इक्वल टू जी 1 - d/r, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड द अर्थ एट डेप्थ डी। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी G at a depth T equals to R/4 from अर्थ सरफेस। चलिए बताइए बच्चों, सबसे पहले आप सोल्व कीजिए इसे कि अर्थ सरफेस से R/4 डेप्थ पे G की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 3g/4। 3g/4, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, किसी और बच्चे का आया बच्चों आंसर 3g/4? Yes, sir. यस, वेरी गुड। मयूरी आपके? यस सर। बहुत बढ़िया। और सूर्य नारायण, सॉरी, हृदयेश। देखिए बच्चों, सिंपल सा हमें फॉर्मूला मिल चुका है डेप्थ के लिए, और ये हो जाएगा जी इंटू 1 - R/4 डिवाइडेड बाई आर। ये हो जाएगा जी इंटू 1 - 1/4। सो द आंसर विल बी 3g/4। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए सेंटर पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0। 0।
अच्छा, सेंटर के लिए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेंटर के लिए डी की वैल्यू हो जाएगी आर के बराबर। सो आर अपॉन आर यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 एंड 0 इंटू जी विल बी 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा हूं तो भी जी की वैल्यू चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। वहां पे दो फॉर्मूले हमने निकाले, एक स्मॉल हाइट के लिए और एक कंपेरेबल हाइट के लिए। यहाँ पे भी हमने एक फॉर्मूला निकाले, बट यहाँ पे डेप्थ के लिए केवल और केवल एक सिंगल फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। लार्ज डिस्टेंस या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस है। मान लीजिए मैं बात करता हूं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ डेप्थ 64 kilometer, at a depth 64 kilometer below the earth surface। चलिए, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस स्मॉल है फिर भी सेम फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। और क्या आंसर आ जाएगा देखिएगा, जी डी विल बी इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी, डी की वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाई आर। बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 6400 किलोमीटर। ओके, so it will be equals to g into 1 minus 1 by 100, it will be 99 upon 100 जी। बच्चों, कितना परसेंटेज चेंज हुआ बताइए? अभी ऊपर भी क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, परसेंटेज चेंज कितना है? 1%। 1%। द परसेंटेज चेंज 1%। अच्छा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज। ओके, चलिए, तो इस तरीके से हमने डेप्थ के साथ और हाइट के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन चेक कर लिया है। बच्चों, डू यू थिंक कोई और ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से भी जी की वैल्यू चेंज होती हो? लोअर क्लासेज में पढ़ा हो कि इस फैक्टर की वजह से भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। चलिए, यस, देयर आर टू मोर फैक्टर्स। द वन ऑफ देम इज शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ की वजह से जी का वेरिएशन देखा, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। चलिए बच्चों, अर्थ के बारे में अगर हम बात करें तो अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर। अर्थ एक्चुअल में परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये हो जाएंगे हमारे इक्वेटर। तो सेंटर से अगर इक्वेटर की डिस्टेंस देखें तो ये हो जाएगी आर इक्वेटर। और अगर मैं सेंटर से पोल की डिस्टेंस देखूं तो ये हो जाएगा आरपी। बच्चों, यहां से हम ऑब्जर्व करें तो क्या आर ई इज ग्रेटर देन आरपी है? रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes. चलिए, जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जी की वैल्यू की सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। मीन्स जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब जिसके लिए रेडियस ज्यादा उसके लिए जी की वैल्यू कम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, सिंस आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, डेट्स वाई जी ई, सॉरी जी पी, the value of acceleration due to gravity at pole will be greater than GE. Yes or no? यस सर। Yes. Yes. तो G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इक्वेटर। ओके बच्चों, क्यों होगी? क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है इक्वेटर के लिए वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल। ओके,
चलिए, कोई 1 kg का मास है बच्चों, फिक्स कोई 1 kg का मास है, वो 1 kg का मास आपको कहाँ पे ज्यादा हेवियर लगेगा, पोल पे या इक्वेटर पे? 1 kg पोल का पे। मास पोल पे, पोल पे ज्यादा हेवियर लगेगा, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है, तो वो आपको भारी लगेगा। चलिए, अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आपको गोल्ड खरीदना है, एक चॉइस दी जाए आपको गोल्ड परचेज करना है, आप चॉइस में एक ये है, आप एक पोल से परचेज करें गोल्ड, और एक गोल्ड आप इक्वेटर से परचेज करें, तो आपको कहाँ पे ज्यादा गोल्ड मिलेगा, इक्वेटर पे या पोल पे? सेम इक्वेटर। प्राइस में इक्वेटर पे। इक्वेटर पे कम तुलता है, गिवन मास के लिए वेट इक्वेटर पे कम होता है, इसलिए यहाँ पे आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो देख लेना इक्वेटर पे कौन सा कंट्री है, वहीं जाके गोल्ड खरीदना। पोल पे गोल्ड मिलेगा भी नहीं आपको, वहां पे तो बर्फ ही बर्फ है ना। चलिए ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। और अगर बच्चों हम बात करें इस चेंज की कि ये कितना चेंज है, तो अप्रोक्सीमेटली जो ये जो चेंज है डेल्टा जी, डेल्टा पी माइनस डेल्टा जीई, ये जो चेंज हमें अपेयर होता है ये नियरली 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपेयर हो जाएगा बच्चों। कितना? 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अपेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? ऐसा कोई नॉन फैक्ट है नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बच्चों आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती है, यस और नो? उसी की वजह से डे और नाइट फॉर्म होते हैं। चलिए, हमारा काम खत्म हो गया वेरी शेप का, तो वापस से हम अर्थ को स्पेयर बना लेते हैं बच्चों। हम क्या है, थोड़े से मतलबी हैं, तो जब हमारी इच्छा होती है हम उसको शेप को डिस्टोर्ट कर देते हैं, और जब काम आसान करना होता है वापस उसे गोल बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें जी का वेरिएशन स्टडी करना है रोटेशन की वजह से, तो वापस में अर्थ को एक आर रेडियस का स्फीयर अज्यूम कर लेता हूं, और रोटेशन का इफेक्ट क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिएगा बच्चों, अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है जिसकी रेडियस आर, मास एम, रेडियस आर, मास एम, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ओमेगा स्पीड से। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें कोई पार्टिकल अगर इक्वेटर पे है, तो इक्वेटर पे जो पार्टिकल है क्या वो एक आर रेडियस के सर्कल में इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चों, कैपिटल आर रेडियस के? मान यस लीजिए सर। पोल, यस। सॉरी इक्वेटर पे कोई पार्टिकल है, तो इक्वेटर वाला पार्टिकल कैपिटल आर रेडियस में रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट पी ले लेता हूं, इस पॉइंट के लिए देखूं तो ये पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट, मान लेते हैं ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो स्मॉल आर रेडियस के सर्कल पे ये कुछ इस सर्कल के रेडियस पे रोटेट कर रहा होगा। यस और नो बच्चों? यस सर। यस, तो ये पार्टिकल कैपिटल आर के में, ये पार्टिकल किसी स्मॉल आर के में। मान लीजिए कोई पार्टिकल जो एग्जैक्टली पोल पे है, क्या वो भी रोटेट कर रहा होगा? नहीं, वो रेस्ट पे है, तो उस वो रोटेट नहीं कर रहा, तो उस पे तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, तो इन पे एक फोर्स लगेगा, कितना? एम वी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। मान लेते हैं, स्टडी करते हैं, मान लीजिए कि ये एक पॉइंट पी ले लिया मैंने बच्चों, जो सेंटर से ये एक लाइन मैंने खींच दी है, इसे हम बोलेंगे बच्चों लेटीट्यूड। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, ये इक्वेटर हो गया, ये पोल हो गया। तो इक्वेटर से पोल पे जाते हैं, इसको P4 पोल लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इक्वेटर से हम पोल पे मूव कर रहे हैं, कितने लेटीट्यूड पे? लेमडा लेटीट्यूड पे। तो इक्वेटर से पोल पे जाते वक्त लेमडा लेटीट्यूड पे मैं एक पार्टिकल P अज्यूम कर लेता हूं बच्चों।
इस पार्टिकल पी के लिए अगर हम देखें तो इसका जो वेट है mg वेट किसकी वजह से, वो फोर्स जिससे अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है वो क्या हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। वो लगाते हूं मैं इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। भाई वेट हमारा किधर की तरफ लगता है हमेशा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो यहाँ पे mg लग जाएगा इस पे इधर की तरफ। यस और नो बच्चों, क्लियर है बात। एक m मास का पार्टिकल लिया था, स्मॉल m का मास का पार्टिकल, और इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा mg या इसका जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों बात। यस सर। Yes. चलिए फर्दर, सिंस अर्थ रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ पे इस पे एक सुडो फोर्स लग जाएगा और वो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r के बराबर। ठीक है, सिंस ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ये एक्ट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे एक्ट करेगा कितना, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ठीक है, और एक एक्ट करेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कुल मिला के 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। mg जो सेंटर की तरफ लगेगा, n जो सेंटर से अवे लगेगा, और m ओमेगा स्क्वायर r एक्सिस ऑफ रोटेशन से अवे लगेगा बच्चों। ठीक है, ये 3 फोर्स इस पे एक्ट कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये लैम्डा है, तो क्या ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा बच्चों। यस सर। Yes, sir. यस, तो ये जो कंपोनेंट है या ये जो वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर आर, इस m ओमेगा स्क्वायर आर का मैं एक कंपोनेंट ले लेता हूं n के अलोंग। वो कंपोनेंट हो जाएगा क्या, क्या वो कंपोनेंट बच्चों m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा हो जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा ये कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों, यस और नो। यस सर। यस, Yes. चलिए तो अब अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन n जो अर्थ इसे दे रही होगी, क्या वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कोस लेमडा के बराबर हो जाएगी बच्चों। n की वैल्यू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा के बराबर। चलिए समझ में नहीं आया तो वापस कर देता हूं कि अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो टोटल अवे फ्रॉम द सेंटर और टोटल टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब mg शुड विल बी इक्वल्स टू n प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा के बराबर होना चाहिए। n की बात कर लेते हैं, n यहां से हो जाएगा mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r कोस लेमडा के बराबर हो जाएगा। बच्चों ये n क्या है, ये n यहाँ पे इफेक्टिव वेट हो जाएगा। क्या है n, जो अर्थ नॉर्मल रिएक्शन दे रही है ये बेसिकली इसका ये इफेक्टिव वेट है। और ये इफेक्टिव वेट बेसिकली mg डेज से दे देता हूं, क्या हो जाएगा mg डेज से। और g डेज क्या हो जाएगा, बेसिकली g डेज हो गया इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g at this place, yes or no। g dash will be the effective value of g at this place, so mg dash will be equals to mg minus m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। बच्चों इस इक्वेशन से देखने से क्या लग रहा है, क्या g की जो इफेक्टिव वैल्यू है इस प्लेस पे वो g की एक्चुअल वैल्यू से कम होने वाली है, क्योंकि mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये वैल्यू मिल रही है मुझे, यस और नो। यस सर। यस, चलिए दोनों साइड m से m कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो g डैश विल बी इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस लेमडा हो जाएगा। चलिए अभी हमें क्या करना है बच्चों, अभी स्मॉल r की वैल्यू रखेंगे हम कैपिटल R की टर्म में। वापस से इस डायग्राम में आते हैं, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की ये स्मॉल r है, ये जो डिस्टेंस है ये कैपिटल R हो जाएगी बच्चों यहां से लेके यहां तक की, यस और नो। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस r है क्योंकि ये रेडियस हो गई। चलिए ये एंगल लेमडा है, तो क्या ये एंगल भी लेमडा हो जाएगा बच्चों। यस सर। यस, तो अगर स्मॉल r को मैं स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू r कोस लेमडा लिख दूं तो कोई इश्यू,
स्मॉल आर विल बी इक्वल टू आर कोस लेमडा, कैपिटल आर का कंपोनेंट स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। सो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कोस लेमडा, ये वैल्यू भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो जी डैश की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी एट लेटीट्यूड लेमडा, सॉरी लेटीट्यूड लेमडा will be equals to g minus omega square r cos lambda cos lambda. So it will be equals to g dash equals to g minus omega square r cos square lambda। और यही बच्चों इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी जी की किसी भी लेटीट्यूड लेमडा पे, कितनी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद रख लीजिए चाहे तो। चलिए अब इस वेरिएशन के लिए कुछ पॉइंट्स पे हम वैल्यू बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इक्वेटर की बात करें तो बच्चों इक्वेटर के लिए लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी? एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ लेमडा विल बी 0. 0। At equator lambda will be equals to 0, so the effective value of g at equator will be equals to g minus omega square r। yes or no? क्योंकि cos 0 क्या होता है? cos 0 होता है 1। और यही क्या हो जाएगी बच्चों? यही g की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एक तो किसकी वजह से, ऊपर हमने देखा इक्वेटर के लिए एक तो रेडियस भी ज्यादा है, उसके अलावा रोटेशन का भी इफेक्ट आ रहा है। तो जी की मिनिमम वैल्यू हुआ करेगी कहां पे? इक्वेटर पे। ठीक है बच्चों, यस और नो? इसको मैं सिंपली जी डेस की जगह जी इक्वेटर भी लिख देता हूं कि एट इक्वेटर जी विल बी इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाएगा। फर्दर बच्चों अगर मैं बात करूं एट पोल्स, पोल्स पे लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और लेमडा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में 90 डिग्री पोल पुट करता हूं तो पोल्स पे जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? कोस 90 होता है 0। सो द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी बताइए? जी। जी जी इटसेल्फ। ठीक है, जो कि मैक्सिमम हो जाएगी। ये है जी मिनिमम, ये जी की मिनिमम वैल्यू है और ये जी की मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों। ओके, समझ में आई बात? यस सर। यस या, सर। ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरीके से हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ लिया और उसका वेरिएशन देख लिया। एक बार हमने वेरिएशन देखा सेंटर से और एक बार देखा सरफेस से। तो सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाते हैं तो भी जी वेरी होता है, सरफेस से नीचे आते हैं अंदर तो भी जी वेरी होता है। इसके शेप की वजह से भी जी वेरी हो रहा है और रोटेशन की वजह से भी जी वेरी हो रहा है। तो चार फैक्टर है, हाइट, डेप्थ, रोटेशन, शेप। ठीक है बच्चों? यस सर। यस, हाइट, डेप्थ, रोटेशन और चौथा क्या था? शेप। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अर्थ की स्पीड को इस तरीके से घुमा दूं, इस तरीके से बढ़ा दूं, ओमेगा की वैल्यू इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि जी इक्वेटर पे जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 0 हो जाए या हमें इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील हो जाए? मेरा क्वेश्चन है, अगर मुझे इक्वेटर पे फॉर वेटलेसनेस, फॉर वेटलेसनेस एट इक्वेटर, इक्वेटर पे वेटलेसनेस के लिए जी की वैल्यू, जी इक्वेटर 0 होना चाहिए बच्चों, यस और नो? भाई आप कब वेटलेस फील करोगे? जब जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जी की वैल्यू 0 कब होगी? इक्वेटर पे क्या होता है? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0। और यहां से देखो बच्चों क्या हो जाएगा? ओमेगा
will be equals to under root of g by r, yes or no? बोलो भाई। यस सर। यस, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी बाई आर के बराबर। मतलब अगर अर्थ की रोटेशनल स्पीड अंडर रूट जी बाई आर के बराबर हो जाए, तो इक्वेटर पे जो कोई बॉडी होगी या जो कोई पर्सन होगा उसे वेटलेसनेस फील होगी, यस और नो? यस सर। Yes. यस। चलिए, आपको अगर वेटलेसनेस फील करनी है तो और क्या करोगे, या तो आप अर्थ की स्पीड को बढ़ा दो, या फिर क्या कर लो, या फिर आप चल जाओ बच्चों कहाँ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ पे भी क्या होता है, जी की वैल्यू जीरो होती है, यस और नो? यस सेंटर सर। ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे भी वेट जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या फिर हम आगे चल के पढ़ेंगे सैटेलाइट में। जो सैटेलाइट होता है वहां पे भी वेटलेसनेस फील होता है। आपने बच्चों सैटेलाइट वगैरह पे, ये जो स्पेस स्टेशन वगैरह होते हैं, वहां पे एस्ट्रोनॉट के फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह देखे होंगे, देखे हैं बच्चों? कोई एस्ट्रोनॉट होता है, Yes. यस, तो वो बिल्कुल एयर में रहे होते हैं, यस और नो? या कोई फूड वगैरह जो भी खाते हैं वो एयर में बिल्कुल हैंग हो रहा होता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो स्पेस क्राफ्ट होता है या फिर बेसिकली कोई स्पेस स्टेशन होता है जो अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है, वहां पे भी उन्हें वेटलेसनेस फील होता है, वहां पे भी जी की वैल्यू जीरो होती है। चलिए, जब हम सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे तो और ज्यादा जानकारी लेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यस बेटा। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हम पढ़ेंगे वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट मोड में पढ़ेंगे ये हम, क्योंकि हमारे बोर्ड वगैरह के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बेसिकली बच्चों क्या होता है, जब कोई मास होता है, मान लीजिए कोई मास है एम, तो ये क्या Sir, करेगा, please ये reshare it. रीशेयर करें बेटा। चलिए, ये मान लीजिए कोई मास है m, तो ये मास m क्या करेगा, अपने अराउंड, अपने रीजन में एक ऐसा फील्ड क्रिएट करेगा, जब उस फील्ड में कोई दूसरा मास m आएगा, स्मॉल आर्म m आएगा, तो ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, कि इस कैपिटल मास m के अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएटेड है कि जब इस फील्ड में कोई फोर्स दूसरा मास m आएगा, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या ये स्मॉल मास एम एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फील्ड को, जहां पे जब कोई दूसरा मास आ रहा है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी फील्ड को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड अ मास। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मास, region around a mass in which its gravitational effect in which its gravitational effect in which its gravitational effects are produced in which its gravitational effects are produced and experienced by and experienced जी लिख लीजिए, the space and region around a mass in which its gravitational effect can be produced or experienced, वहां पे उस रीजन में जहां पे इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है या दूसरे पार्टिकल द्वारा, दूसरे मास द्वारा एक्सपीरियंस दिया किया जा सकता है, वही उसका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहाँ तक की बात?
Yes, sir. The region around a mass in which its gravitational effect can be produced and experienced. बच्चों जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बेसिकली, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई डेफिनेशन, वेक्टर क्वांटिटी की कोई ना कोई क्या बोलते हैं, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और कौन कोई डायरेक्शन होती है. चलिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, इट इज डिफाइंड, मैग्नीट्यूड विल बी, मैग्नीट्यूड भी होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन भी होगा. तो बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है कि इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड की कोई ना कोई इंटेंसिटी होगी, बेसिकली वो क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया. तो मैग्नीट्यूड को क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. समझ में आया बच्चों यहाँ तक के बात, कि एक मास है उसके अराउंड एक रीजन होगा जिसमें उसका इफेक्ट, ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस भी किया जा सकता है, एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है. वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी. क्यों? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है. अब जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लीजिए किसी रीजन में कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम बेसिकली कहेंगे कि इस रीजन में इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी इंटेंसिटी ये है. और ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज gravitational force exerted on unit mass placed at that point. The gravitational field intensity, gravitational field intensity at a point, gravitational field intensity at a point is defined as, is defined as the gravitational force exerted, the gravitational force, gravitational force exerted, exerted per unit mass, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ही क्या हो जाएगी उस पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास. बच्चों इसको जो डिनोट किया जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को, आई से डिनोट किया जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू एफ अपॉन एम. किसके बराबर हो जाएगी? एफ अपॉन एम के बराबर हो जाएगी. चलिए अगर डायरेक्शन की बात आती है तो आई वेक्टर इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. तो क्या ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होने वाली है बच्चों? जिस Yes, sir. डायरेक्शन पे पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है. मान लीजिए जैसे कि ये एक मास m ले लेता हूं मैं, ठीक है जी, ये मास कैपिटल M ले लेता हूं, और इस कैपिटल M मास से, कैपिटल M मास से एक पॉइंट P ले लेता हूं, यहाँ पे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P ले लेता हूं. ठीक है. मान लीजिए इस पॉइंट P पे इस कैपिटल मास M की वजह से मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. तो क्या हो जाएगी? मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा मास M अज्यूम कर लेता हूं. तो इस मास पे, पर यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस मास पे या इस पर यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा होगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी. सो आई विल बी इक्वल टू फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम. और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर. यस और नो?
यस सर। यस। चलिए एम पे जो फोर्स लग रहा था, फोर्स पर यूनिट मास की हम बात कर रहे थे, तो जो फोर्स लग रहा था वो किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर है। यस और नो? फोर्स Yes, टुवर्ड्स द sir. सेंटर। यस, फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो क्या इस पॉइंट पी पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होने वाली है बच्चों? यस सर। टुवर्ड्स द मास। यस, इंटेंसिटी भी टुवर्ड्स द मास हो जाएगी। चलिए इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों? क्या मैं इसे लिख सकता हूं? आई विल बी इक्वल्स टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर के। भाई जो आर वेक्टर है वो किधर लग रहा है? अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, बट यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस कैपिटल मास एम है। तो आई विल बी इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर, आर केप के बराबर हो जाने वाला है। यस और नो? तो ये सिंपल सा Yes, फॉर्मूला आ sir. गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जीएम बाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए सेम सा फॉर्मूला है? जीएम बाई आर स्क्वायर। यस सर। यस, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये लगभग लगभग सेम चीजें हो जाएंगी बेटा। यस और नो? दोनों सेम चीजें हो जाएंगी। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट मास के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीएम बाय आर स्क्वायर आ गई। किसी पॉइंट मास की वजह से जो आर डिस्टेंस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो भी जीएम बाय आर स्क्वायर के बराबर होती है। चलिए तो मैं अब अलग अलग पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए मेरा वापस वो का वही काम करूंगा, एक सॉलिड स्पेयर ले लिया अर्थ की तरह। सॉलिड स्पेयर के लिए मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन चेक करूंगा। सॉलिड स्पेयर के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन चेक करूंगा। सो फॉर सॉलिड स्पेयर देखिएगा क्या होने वाला है। मान लीजिए ये कैपिटल आर रेडियस का एक सॉलिड स्पेयर है, कैपिटल आर रेडियस का सॉलिड स्पेयर है, जिसकी रेडियस आर है, मास एम है, और इस सॉलिड स्पेयर से बच्चों मैं एक पॉइंट ले लेता हूं आर डिस्टेंस पे। इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेता हूं। इस पॉइंट पे अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देखूंगा तो क्या हो जाएगी बच्चों? देखिएगा, डायरेक्ट मैं बता देता हूं आपको, सेम चीज मिलेगी। मान लीजिए ये पॉइंट जो हमने लिया है, यहाँ पे जो एनक्लोज्ड मास होगा केवल और केवल ये वाला होने वाला है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, या पॉइंट लाइंग इनसाइड द सॉलिड स्पेयर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी, इट विल बी इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू माइनस ऑफ जीएम इंटू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? आर केप के बराबर। यस और नो? यही निकाली थी हमने जी की वैल्यू, जी एम आर अपॉन आर क्यूब। देखिए बच्चों सेम चीज है यार, बोलिए यहाँ पे जी यस सर। एम आर अपॉन आर क्यूब के बराबर। तो जैसे हमने जी निकाला वैसे के वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इट विल बी माइनस जी एम आर अपॉन आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। फर्दर अगर हम बात करें सेकेंड, एट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे बच्चों इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताइए। GM/R²। जीएम बाई आर स्क्वायर। चलिए मैं विद साइन लिख देता हूं, विद डायरेक्शन माइनस जीएम बाई आर स्क्वायर आर केप। ओके। चलिए थर्ड पॉइंट, कैपिटल आर ग्रेटर देन आर के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वापस वहीं से कॉपी कर लीजिए। क्या ये माइनस जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर केप के बराबर हो जाएगी? फॉर अ सॉलिड स्पेयर वेरिएशन ऑफ
इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये हो जाएगा बच्चों फॉर ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। बोलिए बच्चों। यस सर। चलिए इसके लिए हम ग्राफ बना लेते हैं, जैसा हमने जी के लिए ग्राफ ऑब्टेन किया सेम आ जाएगा। बस केवल एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पे आई नेगेटिव है। तो देखिए इसके लिए क्या ग्राफ हो जाएगा बच्चों। इसके लिए ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आई और ये आर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनसाइड द स्फीयर, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। तो ग्राफ हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से। फिर सेंटर पे आते ही ये वापस से पैराबोलिक नेचर हमें दिखा देगी कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों। सेम ऐसा ही ग्राफ हमने जी के लिए भी बनाया था, पर जी के लिए हम वैल्यू को पॉजिटिव रख रहे थे, इंटेंसिटी के लिए वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों होलो स्फीयर के लिए। किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए। चलिए फॉर अ होलो स्फीयर, मान लीजिए बच्चों ये एक होलो स्फीयर है कुछ इस तरीके से। चलिए हो गया थोड़ा। ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, जैसे आपकी बॉल वगैरह होती है। आर रेडियस है, मास m है। इस होलो स्फीयर के लिए मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देखूंगा, तीनों पॉइंट पे देखूंगा। फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द स्फीयर व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो मान लीजिए एक पॉइंट ले लिया जो इस होलो स्फीयर के अंदर है, और जब ये पॉइंट होलो स्फीयर के अंदर होगा बच्चों, यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। बच्चों क्या ये जो मैंने इमेजिनरी स्फीयर बना रखा है, क्या यहाँ पे कोई मास इनक्लोज है? नो सर। Yes, sir. यहाँ पे कोई मास इनक्लोज नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई मास इनक्लोज नहीं है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यस और नो? यस सर। यस। तो पहला पॉइंट, इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सरफेस के लिए बात करें बच्चों, तो सरफेस के लिए तो पूरा का पूरा मास m ही इंक्लूडेड है। तो एट r इक्वल्स टू कैपिटल R द इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू सेम माइनस gm अपॉन r स्क्वायर r के। ठीक है। और आउटसाइड के लिए बात करें तो आउटसाइड r ग्रेटर देन कैपिटल R, इंटेंसिटी विल बी माइनस gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r के। सेम केस हो जाएगा, सिर्फ होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में क्या अंतर आया बच्चों। होलो स्फीयर के लिए इंटेंसिटी अंदर जीरो होती है, और सॉलिड स्फीयर के लिए माइनस जी एम स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब आर केप के बराबर होती है। ठीक है बच्चों, सिर्फ ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है सरफेस और बाहर के पॉइंट के लिए। चलिए इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे इंटेंसिटी का, तो कैसा ग्राफ बनेगा देखिएगा बच्चों। आई और जी के बीच का ग्राफ, आई और ये आर। तो बच्चों सेंटर से जब तक हम सरफेस पे जाते हैं
तब तक हमारे लिए वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहने वाली है। यस और नो? ठीक है। यस सर। फिर सरफेस पे आते ही ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सरफेस पे आते ही ये वैल्यू हो जाएगी -gm/r² के बराबर। और जैसे ही सरफेस से बाहर जाते हैं, फर्दर r की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो ये पैराबोलिक वे में एक ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से आई और आर का ग्राफ होगा किसके लिए, एक होलो स्फीयर के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। यहाँ पे इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड आर, ठीक है, आर नोट, या फिर इसको लिखिए ही मत, डिपेंड ही नहीं करती, 0 होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? यस यस सर। सर। यस। चलिए ठीक है बच्चों, काफी है। कल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।